हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ए टू जेड आपकी जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं आपके कमेंट्स में या आप लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में या इस बार के यूजीसी नेट के सिस्टम के बारे में, जैसा आपका एग्जाम होगा उसके बारे में। जैसे काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हिंदी इंग्लिश में कौन सी हम लैंग्वेज चूज करें, एज लिमिट इस बार क्या होगी जेआरएफ की कैटेगरी के साथ या बगैर कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से जुड़ी मुझे काफी क्वेरीज आ रही हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या इस बार हो गई है, इस बारे में काफी बच्चे पूछ रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा चलन में आ गई है आजकल ये न्यूज कि भाई क्या ग्रेजुएशन के बाद सीधे हमें नेट को करने को मिल रहा है और सीधे हमको जेआरएफ की फेलोशिप ग्रेजुएशन के बाद मिल जा रही है। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रांतियां भी एक तो फैल गई हैं चारों ओर, और व्यूज के लिए भी कभी कभी जैसे ये मुद्दे हैं कि अब कर लो ग्रेजुएशन के बाद नेट, ये सब बहुत ज्यादा फैला दिए गए हैं। रियलिटी आज मैं आपको इस वीडियो में ए टू जेड बताने वाला हूं। अगर आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है तब भी ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पूरी इनसाइट मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस बार की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो पूरी मैंने पढ़ी है और एक एक पेज भी मैं इसके इन टॉपिक्स को क्लियर करने के साथ साथ आपको समझाता चलूंगा। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ ये है, देखो भाई क्या होता है, जनरली हमें कोई जानकारी जब चाहिए होती है तो हम ऑफिशियल सोर्स की ओर जाते हैं, खासकर जो सरकारी चीजें होती हैं वो उनके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो गई या जो नोटिफिकेशन हो गए, हम उनके सहारे रहते हैं। लेकिन इस बार की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें भी बहुत सारे ब्लंडर्स और बहुत सारी गलतियां हैं। मैंने वन बाय वन सारी चीज पढ़ी है आप लोगों के लिए, और ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन जो है नहीं रह जाएगा। इन सबको हम टू द पॉइंट तरीके से कम समय में देखने वाले हैं। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है भाई, तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर चुके हैं फ्री में। दिन में 2 बार आपके पास टेस्ट सीरीज आती है, और टेस्ट सीरीज करने के बाद बच्चे रिप्लाई में अपना स्कोर भी भेजते हैं, और जिनको क्वेश्चन नहीं आता है वो भी पूछते हैं और बच्चे उनकी मदद करते हैं। तो बहुत अच्छी कम्युनिटी हमारे यहाँ पे बन गई है, लगभग 25,000 बच्चे यहाँ जुड़ चुके हैं। तो भाई क्यूआर कोड को स्कैन करके इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। इसके अलावा जो बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे डिस्काउंट है 1900 अराउंड में, पूरा का पूरा कोर्स, सारे के सारे सेक्शंस, उसके साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक लेक्चर के साथ, और काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। डेमो के लिए जरूर से संपर्क करें। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आधार कार्ड से इस बार रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, और यहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी आ रही है। एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी एप्स भी इस बार आ गई हैं। पूरा का पूरा नेट का पेपर का जो आपका रिजल्ट और एडमिट कार्ड मिलने का तरीका है वो भी डिजिटलाइज्ड हो गया है। शायद आपको नहीं पता हो, क्योंकि आप लोग पढ़ते कहाँ हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने पढ़ा है और मैं पेज नंबर के साथ कटिंग भी लगा दी है। तो इनकेस आप ज्यादा जानकारी लेना चाहो तो आप खुद भी वहां पे डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहली बात कि आपको आधार से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है अगर आपकी आधार की 1% भी डिटेल गलत दी हुई है, या फिर आपके आधार और आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक्ड नहीं है सही से। मतलब होता है ना कि काफी साल पहले आपने आधार कार्ड बनाया, अब आपका नंबर वो पता नहीं कहां चला गया, लेकिन अभी भी आधार कार्ड उसके साथ लिंक्ड है। तो ऐसे केस में आपको आधार से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ऐसे केस में आपके पास या तो पैन कार्ड हो या तो फिर वोटर आईडी। नहीं भाई, वोटर आईडी के बारे में दिया नहीं है तो उसकी गारंटी नहीं है। हालांकि अगर आप पेज नंबर 13 पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें लिखी हैं। इसमें तो ये भी लिखा है कि राशन कार्ड भी लगा दोगे या बैंक अकाउंट का नंबर भी डाल दोगे तब भी चल जाएगा, है ना। बट जो रियलिटी में हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ऐसा नहीं है। तो प्रोस्पेक्टस जो है या जो हम कह लें इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये पिछले साल की ही कॉपी पेस्ट करके इन्होंने डाल दी है। उस वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और इस बार ओएमआर के तरीके से एग्जाम होना है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो पहले ऑनलाइन पेपर होते थे उसी का इन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो डाल दी है। अब हम बात करते हैं आखिर क्यों ये हो रहा है कि अब आधार से रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। पिछले साल ऐसा नहीं था। पिछले साल क्या था कि आप डिटेल भरते जाओ, आधार कार्ड डालोगे तो वैलिड इनवैलिड बता देता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आधार कार्ड डालोगे तभी आगे बढ़ेगा। अब तो पहले ही कदम पे आपका आधार से साइन इन आ जा रहा है। उसका रीजन इसलिए है कि जैसा आपको पता है कि करंट जो हमारी सरकार है वो हर चीज को डिजिटलाइज करने पे बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बार साफ साफ ये पेज नंबर 5 पे दिया है कि अगर आप डिजी लॉकर या आधार से कनेक्ट कर लेते हो अपने यूजीसी नेट के जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको, तो आपका जो भी फर्दर कम्युनिकेशन है, जैसे आपका जो कंफर्मेशन पेज है जो आप फॉर्म सबमिट करोगे उसके बाद, या आपका जो एडमिट कार्ड आएगा या जो आपका रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ आपको डिजी लॉकर ऐप
या फिर एक उमंग ऐप है, सरकारी ऐप है, इस पे ये सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आपको पुश किया जा रहा है कि आप प्रेफरेबली आधार रजिस्ट्रेशन से आगे बढ़ो, ताकि आपका पूरा ऑनलाइन डेटा कनेक्टेड हो जाए और आपका जो भी रिजल्ट वगैरह आए उसको पुश कर दिया जाए आपके डिजी लॉकर वगैरह पे। दिस इज द ओनली रीजन। बट अगर आपके आधार में, जैसे मैंने बोला कि फोन कनेक्ट नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, नाम कुछ अलग डला हुआ है ना, तो आपको डाउट में रहने की जरूरत नहीं है। आप पैन कार्ड अगर आपके पास है या डिजी लॉकर है तो वहां पे आप आईडी वगैरह बना करके आगे उसको रजिस्टर कर लो। और पैन कार्ड वगैरह का अगर आप नंबर डालोगे या पासपोर्ट का नंबर अगर आप डालते हो तो वहां पे पॉसिबली है कि आपका डिजी लॉकर कनेक्टेड नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन जो है ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी। और सच बताऊं तो उसकी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे आ जाता है, एडमिट कार्ड भी इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। तो ऐसी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं भैया हमें तो टेक सेवी ही होना है और हमें तो सब कुछ अपने पे चाहिए। हालांकि आधार कार्ड है आपके पास या डिजी लॉकर पे अकाउंट आप बना ले रहे हैं तो उसके बाद उससे कर लो तो अच्छी बात है, आपके अकाउंट पे आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, आई होप आप समझ गए। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज हम कौन सी सिलेक्ट करें एग्जाम के अंदर जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि पिछली बार जब तक हमारे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, ये क्लियरली बोला गया था गाइडलाइंस में कि आपको लैंग्वेज भैया अपनी वही सेलेक्ट करनी है जिसपे आपकी अच्छी कमांड हो। उसमें लिखा था कि अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश के ही क्वेश्चन दिखाई देंगे, हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन दिखाई देंगे। हालांकि पिछला भी अगर हम लोग बोले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो था वो भी ऐसे ही था, क्योंकि सब बच्चों को ही ऑप्शन आया था, भले आप हिंदी सेलेक्ट करो या इंग्लिश सेलेक्ट करो, दोनों ही ऑप्शन आ रहे थे। और क्योंकि इस बार तो OMR है, और OMR में आप सबको पता है जो भी आपका पेपर बनता है उसमें बीच में एक डिवाइड होता है, एक जगह इंग्लिश लिखा होता है और एक जगह हिंदी लिखा होता है। एक ही पेपर में हिंदी और इंग्लिश होता है, लेकिन फिर भी इस बार फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश को स्पेसिफाई करने के लिए बोला गया है। इसकी शायद कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई हिंदी वालों के क्वेश्चन पेपर अलग छप के आपको मिले या इंग्लिश वालों के क्वेश्चन पेपर अलग छप के मिले, लेकिन मतलब इसकी संभावना बहुत कम है। 0.1% संभावना है कि इंग्लिश पेपर अलग छप रहा हो और हिंदी पेपर अलग छप रहा हो। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम अपने इंफॉर्मेशन की बुलेटिन की बात करें तो इसमें इन्होंने वही पिछले साल वाला ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। इन्होंने कहा है आपका पेपर हिंदी इंग्लिश में ही मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आपके अपने एप्लीकेशन में जो आप लैंग्वेज चूज करते हो भैया केयरफुली चूज करना, और आप अपने मीडियम के हिसाब से ही आंसर्स को पुट करना। इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है कि अपने मीडियम के हिसाब से आंसर क्या पुट करना। भाई ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में आप जो OMR का गोला भरोगे या ऑनलाइन में भी क्लिक करोगे तो उसमें आपको कुछ लिखने को थोड़ी आता है कि आप इंग्लिश भाषा का यूज करके लिखोगे या हिंदी भाषा का यूज करके लिखोगे, है ना। लेकिन एक चीज बहुत काम की है, इसको जरा ध्यान से समझ लो। यहाँ पे क्लियर तौर पे लिखा गया है कि अगर मान लीजिए आप हिंदी पेपर देख करके पेपर को करते हैं और किसी केस में इंग्लिश का पैटर्न अलग है, उसमें कुछ दिक्कतें हो गई हैं, मान लीजिए ट्रांसलेशन करने में दिक्कतें हो गई हैं या हिंदी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इस केस के अंदर जो हिंदी का पेपर में क्वेश्चन दिया है उसको गलत माना जाएगा और आपकी मार्किंग जो है वो इंग्लिश के हिसाब से होगी। यानी कि इंग्लिश को सर्वोपरि माना गया है आपके पेपर के अंदर। इंग्लिश वर्जन के हिसाब से ही ये डिसाइड किया जाएगा कौन सा क्वेश्चन सही और कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। बट जहां तक मेरा मानना है, आपको एग्जाम की लैंग्वेज एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भरनी चाहिए, आप वो वाली लैंग्वेज भर दो जिसपे आपका ज्यादा कमांड है। हिंदी मीडियम को हो हिंदी भर दो, इंग्लिश के हो इंग्लिश भर दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 99% चांसेस है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा पेपर के रूप में उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा होगा, तो उससे कोई खास मैटर नहीं करता है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे एज लिमिट के भी संबंध में काफी सारी भ्रांतियां हो गई हैं, काफी सारी कंफ्यूजन हो गई हैं कि कैटेगरी लगा के कितनी हमारी एज हो जाएगी, मेल को कितनी एज रहेगी, फीमेल को कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं मिलेगा, 21 दिन से हमारी एज काउंट होगी। तो ये भी पेज नंबर 9 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस भी महीने में आपका एग्जाम है उस महीने की पहली तारीख तक, है ना, आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम डेट की बात नहीं कर रहा है, महीने की, यानी कि जैसे जून में पेपर है तो जून की पहली तारीख तक
है ना। 1 तारीख तक आपका जो है 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 30 साल से एक दिन भी ज्यादा उम्र है, मान लीजिए 2 जून आ गया और आपका 30वां बर्थडे पड़ गया, तो भाई आपका जेआरएफ फिर नहीं लगेगा। तो अगर अभी फॉर्म भरोगे तो सोच के फॉर्म भरना कि भाई जून में मेरा 30 साल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ये 30 साल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है ये उन बच्चों के लिए है जो एक तो जनरल कैटेगरी से हैं और दूसरा वो फीमेल नहीं है, यानी मेल्स हैं, है ना। लेकिन अगर आप ओबीसी आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, थर्ड जेंडर में आते हैं, या फिर विमेन में आते हैं, तो या आप मतलब विमेन है भले जनरल कैटेगरी के भी क्यों ना हो, तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 35 साल आपकी जो है मैक्सिमम एज यहाँ पे हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बात ध्यान देनी है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उनके बारे में इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है, तो वेरी सॉरी ईडब्ल्यूएस वालों, लेकिन यहां जो मैं ऑफिशियल नोटिस पढ़ रहा हूं इसमें कहीं भी ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं लिखा है कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। अब जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे एरर्स हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, तो आप लोग जिनको जानकारी है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या ये नोटिफिकेशन की गलती है या इंफॉर्मेशन बुलेटिन की गलती है या ईडब्ल्यूएस को इस रिलैक्सेशन के लिए कंसीडर किया जाता है। ये आप लोग जरा सा कंफर्म कर देना ताकि जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी सही जानकारी मिल जाए। अब हम बात करते हैं, कुछ मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए, ये हम कहाँ से इशू कराएं, हमारे पास अभी नहीं है, क्या बाद में हमारे पास हो जाएगा, तो क्या हम अभी फॉर्म में ईडब्ल्यूएस डाल दें। भाई देखो, अगर आप अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस तभी डालो या कोई भी कैटेगरी एग्जाम में तभी डालो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप श्योर हो कि भाई जब तक आपका पीएचडी में एडमिशन होगा या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जाओगे तब तक आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाए। क्योंकि अभी तो आप मान लो नेट क्वालिफाई कर लेते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, लेकिन उसके बाद भी अगर जब आप पीएचडी एडमिशन के लिए जाते हो तब आपका वो नेट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। आपके पास नेट सर्टिफिकेट आ जाएगा, जेआरएफ हो गया है, जेआरएफ लेटर भी आपके घर आ जाएगा, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाते हो और किसी कारण से आपका वो सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, कोई नॉर्म क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं कर रहे या कोई दूसरे कारण आ गए, तो भाई वो आपका नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट बेकार ही माना जाएगा। तो अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, आप श्योर हो कि यार बहुत लंबी बात है, जब हम एडमिशन लेने जाएंगे तब तक तो आ ही जाएगा, तो फिर कैटेगरी डाल दो, कोई इशू नहीं है। और कैसे इशू होगा कैसे नहीं इशू होगा उसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। काफी बच्चे मुझसे भी पूछ रहे हैं कि मैं इस शहर में था, अब इस शहर में आ गया हूं, तो कैसे बनवाऊं। तो भाई ये आप जो भी तहसीलदार या जो भी होते हैं वहां से आप पता करो, मुझे इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है ना। ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, कि क्या नेगेटिव मार्किंग हो गई है इस बार। तो भाई खुद ही देख लो, पेज नंबर 7 पे मार्किंग के बारे में बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जैसा आप सबको पता है, जब नोटबंदी भी हुई थी तो काफी लोगों को लगा था कि नमक के प्राइस बढ़ जाएंगे और लोगों ने नमक की बोरियां खरीद के अपने घर में भर ली थी, कहीं कहीं किसी किसी एरिया में। ठीक उसी तरीके से अभी भी होता है कि जब भी कोई नए चेंजेस आते हैं तो सबसे पहला जो डर बच्चों को आता है वो ये आता है कि भाई अब नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो गई है, किसी तरीके से हमारा स्कोर, हमारी पढ़ाई तो खतरे में नहीं है। तो नहीं भाई, सबसे पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो जब मैंने पढ़ा इसको कंफर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, तो बहुत ही बढ़िया जानकारी निकल करके आई। अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो इस बात पे ध्यान जरूर से डालो। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहली बात, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं। और मान लीजिए कोई भी जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपने उसे आंसर नहीं करा, अटेम्प्ट नहीं करा, मार्क्ड फॉर रिव्यू नहीं लगाया, ऑनलाइन पेपर नहीं है भैया, ओएमआर शीट पे पेपर है, मार्क्ड फॉर रिव्यू नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने पुराने साल को कॉपी पेस्ट कर दिया है। एनीवेज, कहने का मतलब यह है कि आपके सामने अगर 4 गोले बने हैं एक गोले को काला करने के लिए, और अगर आपने छोड़ दिया कि अरे ये तो मुझे क्वेश्चन आता नहीं है, आप आगे बढ़ गए, आपने कोई भी गोला काला नहीं किया, उस केस में यदि क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप होने का मतलब किसी ने चैलेंज कर दिया किसी क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को मान लीजिए ऐसा बोल दिया गया कि सभी बच्चों को मार्क्स मिल जाएंगे,
या फिर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ड्रॉप होता है जब उसमें कुछ एरर होता है, कोई क्वेश्चन को चैलेंज करता है, कहते हैं नहीं भैया आपका क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में भी सभी बच्चों को मार्क्स दे दिए जाते हैं। उस केस में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कोई भी गोला नहीं रंगा। ऑनलाइन के केस में अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करके भी छोड़ जाते थे तो भी आपको नंबर नहीं मिलता था, अगर आपने देखा अटेम्प्ट नहीं करा तो भी आपको कोई नंबर नहीं मिलता था। इसलिए खुद ये गाइडलाइन लिखी है, सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, अब क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कैंडिडेट नीड्स टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कैंडिडेट को एक कोई भी ऑप्शन जो उसको सही लग रहा है चूज तो जरूर करना चाहिए भाई, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। अब चूंकि इस बार ओएमआर शीट है तो इसको मैं रिफ्रेश करके आपको बोलूंगा कि आपके सामने जितने भी गोले बन करके आए, जितने भी लाइन बन करके आए, एक गोले को काला जरूर करके आओ, भले उसका आपको आंसर आता है नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा तो आपके 2 नंबर गलत क्वेश्चन के पक्के हो जाएंगे, है ना। तो तुक्का ही लगा करके आ जाओ अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन। वैसे तो अपनी तैयारी 100% करो, लेकिन तुक्का लगाने से मत झिझको और सारे के सारे अटेम्प्ट करके जरूर से हो, क्योंकि यूजीसी नेट खुद ही कह रहा है कि स्टूडेंट को मोस्ट एप्रोप्रिएट जो उसको लगता है ऑप्शन जरूर से चूज करके आना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। ये सबसे बड़ा हवा बना है आजकल, जिसपे बहुत सारे वीडियो आए कि बहुत बड़ी खुशखबरी, अब जो है ग्रेजुएशन करके नेट कर लोगे, ग्रेजुएशन करके पीएचडी कर लोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ेगा और उसके बाद सीधे जो है जेआरएफ की फेलोशिप मिलने लगेगी। इस चीज को ध्यान से समझ लो ये क्या है। और ये जो ग्रेजुएशन है ये आम ग्रेजुएशन नहीं है, आम ग्रेजुएशन होता है 3 इयर्स का या 6 सेमेस्टर का। मुझे लगता है आप में से जो 99.9% बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबका ये ट्रेडिशनल राउट ही है जिसमें आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है। अब एनईपी 2020 में आप सबको पता है बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और उसके तहत नए प्रकार का ग्रेजुएशन आया है जो कि है 3 साल का नहीं 4 साल का, यानी कि टोटल 8 सेमेस्टर का। अब कौन सा ग्रेजुएशन अच्छा है, ये बात आती है कि अरे हमने तो अपनी लाइफ बर्बाद कर ली 3 साल वाला करके, इससे बढ़िया हमारे समय में भी 4 साल का आ जाता। देखो भाई, ये 4 साल वाला ग्रेजुएशन सबके लिए नहीं है। और जो भी मेरी ऑडियंस है, मुझे लगता है आप लोग ज्यादातर नेट वाले ही बच्चे हो, जो या तो ह्यूमैनिटीज से हैं या कॉमर्स वगैरह से हैं। एक आध बच्चे होंगे जो शायद कंप्यूटर साइंस या दूसरे जो नेचुरल साइंस इन सब सब्जेक्ट से होंगे, है ना। तो ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन आया है, ये जनरली जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये उसमें आया है। हालांकि आर्ट्स में भी अब आ गया है, लेकिन ये आर्ट्स के लिए उतना काम का नहीं है। अब कारण ये आता है कि भाई आखिर क्यों ये 4 साल का ग्रेजुएशन आया है जिसमें मास्टर्स नहीं है, और एक ये राउट पहले से जो चल रहा है कि 3 साल का ग्रेजुएशन करो फिर 2 साल का मास्टर्स करो। ये आखिर आया क्यों है? ये आया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, यानी कि जो बच्चे ऐसी पढ़ाई करने चाहते हैं जो यूएस यूके के एजुकेशन के हिसाब से हो या बाहर उनकी एजुकेशन को रिकॉग्निजेशन मिले, तो उनके लिए ये 4 साल का ग्रेजुएशन आया है, जिसमें 3 साल आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन चलती है। फाइनल जो होता है उसमें कह लो कि एक छोटा रिसर्च वर्क या प्रैक्टिकल वर्क आपको दिया जाता है फाइनल ईयर में। और इसका जो उद्देश्य है वो स्किल बेस्ड या टेक्निकल कोर्सेज के लिए है, ताकि आप तुरंत यहाँ पे ग्रेजुएशन करो 4 साल का और बाहर चले जाओ आप कोई जॉब वगैरह ढूंढने के लिए, उनके लिए है। लेकिन अगर आपका विदेश जाने का कोई प्लान नहीं है तो भाई आपके लिए यही है। ये सब व्यूज बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि ग्रेजुएशन के बाद और ये वो, मतलब हम लोग जो लोग हैं उनमें से मैंने जैसे कहा 99% को इसको सोचने की और इसके बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। यही रीजन है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये अननेसेसरी टॉपिक है। ये तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, है ना। तो अब जैसे कोई बच्चा है, उसने भाई 4 साल का ग्रेजुएशन किया किसी टेक्निकल या स्किल बेस्ड स्ट्रीम के अंदर, मान लो उसका प्लान बदल गया, वो अब विदेश नहीं जाना चाहता, या ऐसा भी है कि भाई गवर्नमेंट चाहेगी ये इतना समझदार बच्चा है इसको विदेश नहीं जाने दें, तो इस केस में गवर्नमेंट उसको कुछ लुक्रेटिव या उसको कुछ सुनहरे अवसर देती है कि भाई देखो तुमको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, तुम सीधे जो है जो तुम्हारा इंटरेस्ट का एरिया है वहां रिसर्च कर सकते हो। क्योंकि ये बच्चे जनरली समझदार वाले होते हैं, ज्यादा मतलब स्किल बेस्ड हो गए, टेक्निकल हो गए, तो
दिमाग उनका ज्यादा तेज होता है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की ओर होता है। तो इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई देखो सीधे आ जाओ पीएचडी में, और जो आप नेट का पेपर दोगे, है ना, नेट का पेपर जो दोगे उसी से आपकी पीएचडी की एलिजिबिलिटी भी हो जाएगी, और अच्छे नंबर ले आओगे तो आपको फेलोशिप भी मिलने लगेगा। कुछ समय पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बोला गया था अब तुम्हें 80,000 रुपए या इतने लाख रुपए जो है जेआरएफ की फेलोशिप होगी। नहीं, आपके लिए नहीं है वो, ये इन लोगों के लिए है जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आते हैं, है ना, जो लोग आईआईटी वगैरह जाते हैं, उन आईआईटी वगैरह में लोग जाके रिसर्च करें, है ना, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको जो है एक स्पेशल स्कीम चलाई गई थी, या अभी भी शायद एग्जिस्ट करती हो, कि हमारे मतलब की नहीं है तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, कि उनको 80-80 हजार रुपए पर मंथ जो है ये लुक्रेटिव ऑफर दिया जाए, ताकि ये लोग फॉरेन ना भागे और हमारे यहाँ रहकर ही अगर इनको रिसर्च का बहुत मन है तो करें। लेकिन मैंने एक न्यूज़पेपर पे आर्टिकल पढ़ा था कि भाई फॉरेन जाके ये लोग लाखों लाखों रुपए प्रति माह के कमाते हैं, तो मात्र 80,000 या 1 लाख रुपए के लिए क्यों ही ये रुकना चाहे। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैशनेट होगा इंडिया में रिसर्च करने के लिए, शायद वही रुकना चाहेगा। तो इनके लिए ये छूट है कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके, और क्या छूट है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके इनको किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करने का मन हो, ये वहां, इनके लिए कोई सब्जेक्ट की भी बाउंडेशन नहीं होती है। तो ये बिल्कुल अलग केस है, आज मैंने इस वीडियो में समझा दिया, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट व्यूज बढ़ाने के लिए सब टॉपिक अच्छे हैं, लेकिन हमारी और आपके लाइफ में कोई प्रैक्टिकल ये 4 साल के ग्रेजुएशन का कोई खास यूज नहीं है। अब आर्ट्स में भी 4 साल के ग्रेजुएशन आने लगे हैं, बहुत कुछ यूनिवर्सिटी, बहुत सारी तो नहीं, ये कराने लगी हैं, लेकिन मेरी अपनी आपको सलाह यह है कि आप इस 4 साल के ग्रेजुएशन में किसी को भी जाने की सलाह मत देना। मुझे लगता है आप सब ग्रेजुएशन पार कर चुके होंगे, लेकिन अगर आपके चारों ओर कोई जा रहा है अनटिल और अनलेस वो किसी टेक्निकल डिग्री के लिए जा रहा है या उसका फॉरेन में निकलने का प्लान है, तब तो ये बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज ट्रेडिशनल राउट जो है वो बेस्ट है। ये अभी नया नया आया है, इसमें और संशोधन होंगे और ज्यादा चीजें होंगी, तो इसको मैं कहूंगा कि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पाथ है। ओके, और एक और चीज इनके बारे में यहाँ पे ध्यान से लिखी है कि ये जो बच्चे हैं 4 साल ग्रेजुएशन के बाद नेट करने वाले, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी नहीं प्राप्त करेंगे। इनको ये पढ़ाई पे लगाने वाले बच्चे हैं, ये तेज दिमाग के हैं, तुमको अगर रिसर्च करनी है तो तुम करो, जेआरएफ की फेलोशिप लेनी है तो वो लो, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहां नहीं बन सकते हैं, ये भी इसमें कंडीशन है, ठीक है। और पेज नंबर 8 पे और भी बहुत सारी चीजें दी हैं, आप चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला जो इशू है, ये बहुत कम बच्चों का इशू है, लेकिन इसको भी देख लो, जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इशू बनेगा, वो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए पेज नंबर 15 पे बहुत सारी बातें लिखी हैं कि कैसे हम नॉर्मलाइज करते हैं जब पेपर अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। अगेन, जब पेपर एक ही बार में हो जाना है तो भाई ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये लाइन क्या कर रही है, और फॉर्मूले में दिए हुए हैं पेज नंबर 15 पे कि ऐसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे कैलकुलेट करेंगे। जबकि ट्विटर पे भी आ गया है कि जो जगदीश कुमार हैं उन्होंने कहा है कि भाई अब जो है कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा नेट के अंदर, और साफ साफ लिखा है जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, क्योंकि अब सारे के सारे पेपर एक ही दिन हो जाएंगे। तो ये जो गड़बड़ी है थोड़ी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो हम जिस फील्ड में है वो एजुकेशन का फील्ड है, शिक्षा का फील्ड है, और शिक्षा के फील्ड में ही जब ऐसी लापरवाही होगी कि मतलब आंखें मूंद करके आप जो मेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसमें कॉपी पेस्ट चला दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी खुद थोड़ा जागने की जरूरत है, थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। और अपने जब हम अवेयर होंगे तो सभी अवेयर होंगे, और ये सब चीजें नहीं होंगी, है ना। और किसी फील्ड में हो जाए भाई, एजुकेशन का मतलब है पढ़ा लिखा होना, और पढ़ा लिखा आदमी पुराने ईयर की सारे नियम कानून इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जब कॉपी पेस्ट करता है तो ये थोड़ा सा हास्यप्रद होता ही है, ठीक है। सो गाइस, आई होप मैंने सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया। कुछ भी अगर नहीं दूर किया है तो जरूर से मुझे कमेंट में बता देना। इसके अलावा फ्री डेमो मटेरियल जरूर से लो भाई, इसका टू द पॉइंट तरीके से मैंने बनाया है। जिस तरीके से मैं वीडियोस बना रहा हूँ टू द पॉइंट, वैसे ही मैं पढ़ाता भी हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता हूँ और ना ही बीच में पॉज लेता हूँ, है ना। तो ये नंबर है भाई, QR कोड से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे ऐसे ही डायल कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, इस पे जाकर के आप फ्री डेमो मटेरियल के लिए लिंक मांग सकते हो और आपको लिंक दे दी जाएगा। चैट कर देना भाई, बात करके लिंक नहीं शेयर किया जा सकता, तो वो चैट से हो जाता है, सारे लिंक आपको शेयर कर दिए जाते हैं। तो चलो गाइस, सभी को बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए।